इस ऑडियो वीडियो समरी को समझने का आसान तरीका, अपनी आंखें बंद करें और गहराई से इसके बारे में सोचें। खुद को उस विचार की दुनिया में ले जाएं जैसे आप किसी शांत कमरे में बैठे हैं। हर शब्द को महसूस करें जैसे वह आपके अंदर उतर रहा हो। साथ ही एक बेहतरीन हेडसेट का प्रयोग करें और आवाज़ के साथ अपने मन को जोड़ें। यह सुनना नहीं है, यह अनुभव करना है। खुद को समझने का रास्ता है। धन्यवाद। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। अनीस जंग की लॉस्ट स्प्रिंग। हाँ, ये क्लास 12th की जो अंग्रेजी की किताब है फ्लेमिंगो, उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। और इसमें लेखिका ने गरीबी और कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनके बोझ तले बचपन कैसे खो जाता है, इसकी दो अलग अलग तस्वीरें दिखाई हैं। बहुत मार्मिक कहानियां हैं। सही कहा। ऐसी कहानियां जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि भाई बचपन तो सबका एक सा होना चाहिए, पर होता नहीं है। हाँ, तो कहानी में जाने से पहले थोड़ा अनीस जंग के बारे में जान लेना ठीक रहेगा। 1964 में राउरकेला में जन्म हुआ इनका और पढ़ाई हैदराबाद और फिर अमेरिका में हुई। अच्छा, और उनके माता पिता भी लेखक थे, तो लिखने का माहौल तो घर में ही था। हाँ बिल्कुल। और अनीस जंग ने फिर भारत में ही एक जानी मानी लेखिका और पत्रकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई। ये जो चैप्टर है ये उनकी किताब लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया एक अंश है। मतलब उन्होंने बहुत करीब से देखा है ऐसे बच्चों की जिंदगियों को। सही। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस कहानी के जो मुख्य विषय हैं, जो पात्र हैं, उनको एकदम आसान भाषा में समझे, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, ताकि इम्तिहान के लिहाज से भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं फिर पहली कहानी से, साहिब। हाँ, साहिब। कहानी का पहला हिस्सा है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। मतलब कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। ये लाइन ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है ना? बिल्कुल। एक छोटा बच्चा साहिब कचरा बीनता है और उसके लिए कचरे से मिला 1 रुपया भी सोने जैसा कीमती है। सोना कचरे में, अजीब लगता है सुनने में। हाँ, लेकिन उसकी दुनिया में यही सोना है। पहले ये समझना जरूरी है कि वो यहाँ मतलब सीमापुरी में पहुंचा कैसे। अच्छा, हाँ, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उसका परिवार 1971 में ढाका बांग्लादेश से आया था। उसकी माँ बताती हैं लेखिका को कि कैसे वहां तूफानों ने उनके हरे भरे खेत, उनके घर सब उजाड़ दिया था। ओह, तो वो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में यहाँ आए थे। हाँ, दिल्ली के पास सीमापुरी आ बसे, लेकिन यहाँ भी उनकी जिंदगी कूड़े के ढेर के आसपास ही सिमट गई। और साहिब के लिए सोना मतलब असली सोना तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए सोना है कचरे में मिलने वाली कोई भी काम की चीज, जैसे कोई फटा पुराना जूता मिल गया, या कभी कभी कुछ बचा हुआ खाना, या फिर कोई सिक्का, वही 1 रुपया। मतलब कचरा ही उनकी रोजी रोटी है, उनका आसरा है। बिल्कुल। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि बच्चों के लिए जैसे साहिब है, ये कचरा बीनना एक तरह का खेल है, एक रोमांच है। रोज एक उम्मीद कि आज कुछ खास मिलेगा, कुछ सोना मिलेगा। अच्छा, और बड़ों के लिए? उनके माँ बाप के लिए ये सिर्फ पेट पालने का, जिंदा रहने का एक जरिया है, मजबूरी है। और सीमापुरी ये जगह कैसी है? दिल्ली में है पर दिल्ली जैसी नहीं। हाँ, ये बड़ा विरोधाभास है। नाम के लिए दिल्ली की सीमा पर है, पर असलियत में दिल्ली की चमक दमक से, उसकी सुविधाओं से कोसों दूर है। कभी ये बिल्कुल वीरान इलाका था। और अब यहाँ 10,000 से ज्यादा कचरा बीनने वाले रहते हैं। और घर कैसे हैं? मिट्टी की दीवारें, ऊपर टेन या तिरपाल की छतें। सोचिए। बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, सीवेज? कुछ नहीं, न सीवर लाइन, न पानी की निकासी का इंतजाम, न साफ पीने का पानी। 30 साल से ज्यादा हो गए हैं ये लोग बिना सरकारी इजाजत के रह रहे हैं। लेकिन उनके पास वोट डालने के लिए राशन कार्ड जरूर है। ये भी एक अजीब बात है। शायद पहचान से ज्यादा जरूरी पेट भरना है उनके लिए, और शायद वोट जरूरी है व्यवस्था के लिए। इसी माहौल में वो स्कूल वाली बात होती है ना, लेखिका और साहिब के बीच। हाँ, वो बहुत अहम बातचीत है। लेखिका पूछती हैं साहिब से, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? और साहिब का जवाब बड़ा सीधा सा होता है। हाँ, कहता है मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं, जब बन जाएगा तो जाऊंगा। इस पर लेखिका थोड़ा मजाक में ही कह देती हैं। हाँ, शायद बिना ज्यादा सोचे समझे कह देती हैं, अगर मैं एक स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे? और साहिब का चेहरा एकदम खिल उठता है, कहता है हाँ हाँ जरूर आऊंगा। लेकिन बाद में लेखिका को? हाँ, कुछ दिन बाद जब साहिब भागता हुआ आता है और पूछता है क्या आपका स्कूल तैयार हो गया, तब लेखिका को एहसास होता है, अपने उस खोखले वादे पर शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि ऐसे कितने ही झूठे वादे इन बच्चों से किए जाते होंगे। बिल्कुल, ये उनके अंधकारमय संसार की एक और सच्चाई है,
टूटे हुए वादे, झूठी उम्मीदें। बचपन तो जैसे खो ही गया है। और साहिब का नाम, साहिब आलम, इसमें भी तो एक अजीब सी बात छिपी है। हाँ, ये विडंबना तो कमाल की है। साहिब आलम का मतलब है ब्रह्मांड का स्वामी, मतलब पूरी दुनिया का मालिक। और वो बच्चा नंगे पैर सड़कों पर कचरा बीन रहा है। उसे शायद अपने नाम का मतलब पता भी नहीं होगा। पता होता तो यकीन ही न कर पाता। नंगे पैर रहने की बात भी लेखिका उठाती हैं। हाँ, वो देखती हैं कि साहिब और उसके जैसे बहुत से बच्चे चप्पल या जूते नहीं पहनते। पूछने पर कुछ कहते हैं कि ये परंपरा है। परंपरा, नंगे पैर रहना। हाँ, अजीब लगता है। लेखिका को लगता है कि ये महज एक बहाना है, गरीबी छुपाने का एक तरीका। शायद पैसे ही नहीं है जूते चप्पल खरीदने के, तो कह दिया परंपरा है। यहाँ वो उडुपी वाली कहानी का जिक्र भी आता है ना? हाँ, वो तुलना बहुत अच्छी है। लेखिका को याद आता है कर्नाटक में उडुपी शहर है। वहां 30 साल पहले एक पुजारी का बेटा रोज मंदिर के पीछे देवी माँ से एक जोड़ी जूते मांगा करता था। अच्छा। और अब 30 साल बाद जब लेखिका फिर उसी मंदिर जाती हैं, तो देखती हैं कि वहां का जो नया पुजारी है, उसका बेटा बढ़िया जूते मौजे पहने स्कूल जा रहा है। मतलब वहां प्रार्थना सुन ली गई, तरक्की हुई। हाँ, ऐसा लगता है। पर फिर लेखिका की नजर जाती है सीमापुरी के इन कचरा बीनने वाले बच्चों पर। वो आज भी नंगे पैर हैं। तो ये दिखाता है कि बदलाव हुआ है, पर सबके लिए नहीं, असमानता है। बिल्कुल, बहुत धीमी और असमान प्रगति। कहीं कुछ बदला, कहीं सब वैसा का वैसा। कहानी में आगे चल के साहिब की जिंदगी में भी एक बदलाव आता है। हाँ, एक सुबह लेखिका उसे देखती हैं तो उसके हाथ में वो कचरे वाला बोरा नहीं होता। क्या होता है? एक स्टील का कनस्टर होता है। वो बताता है कि अब वो पास की एक चाय की दुकान पर काम करने लगा है। 800 रुपये महीना और तीनों वक्त का खाना मिलता है। सुनने में तो ये अच्छा लगता है। चलो, कचरा बीनने से तो बेहतर है, शायद एक पक्की नौकरी मिल गई। हाँ, ऊपर से देखने पर तो शायद अच्छा लगे, लेकिन यहीं पर कहानी का असली दर्द है। क्या? लेखिका देखती हैं कि साहिब के चेहरे पर वो पहले वाली बेफिक्री, वो आज़ादी नहीं है। वो कनस्तर, जो शायद उसके कचरे के बोरे से हल्का हो, उसे ज्यादा भारी लगता है। भारी क्यों? क्योंकि वो कचरे का बोरा उसका अपना था। वो अपनी मर्जी का मालिक था। जब मन किया काम किया, जब मन किया खेल लिया। लेकिन ये कनस्तर, ये दुकान के मालिक का है। हाँ, अब वो अपना मालिक नहीं रहा। सही कहा, वो अब किसी के अधीन काम कर रहा है। उसकी वो आज़ादी, उसकी पहचान इस नौकरी के बोझ तले दब गई है। उसका बचपन जो थोड़ा बहुत बचा था, वो भी अब पूरी तरह से खो गया। बाल मजदूरी ने उसे जकड़ लिया है। तो साहिब की कहानी एक तरह से उम्मीद के खो जाने की कहानी है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, मुकेश। हाँ, मुकेश, फिरोजाबाद का। ये कहानी एक अलग तरह की जद्दोजहद दिखाती है, और शायद एक बहुत छोटी सी दबी हुई उम्मीद भी। इस हिस्से का टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। फिरोजाबाद, नाम सुनते ही कांच की चूड़ियां याद आती है। बिल्कुल, भारत के कांच उद्योग का, खासकर चूड़ी बनाने का गढ़ है ये शहर। कहते हैं यहाँ भारत की हर सुहागन के लिए चूड़ियां बनती हैं। और मुकेश का परिवार उन हजारों परिवारों में से है जिनकी पीढ़ियां यही काम करती आए हैं। भट्टियों के सामने जिंदगी गुजार दी। हाँ बिल्कुल, ये काम ही उनकी पहचान बन गया है। लेकिन मुकेश कुछ अलग चाहता है। हाँ, यहीं पर कहानी एक मोड़ लेती है। मुकेश अपने परिवार की इस विरासत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वो कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा। फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में, जहां हर तरफ चूड़ियां ही चूड़ियां, वहां मोटर मैकेनिक बनने का सपना, ये तो बिल्कुल किसी मृग तृष्णा जैसा लगता है। मिराज, कुछ ऐसा जो शायद कभी सच ना हो पाए। उसे कारों के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, पर इरादा पक्का है। कहता है, गराज जाऊंगा और सीखूंगा। ये बात भी दिलचस्प है कि वो हवाई जहाज उड़ाने का सपना नहीं देखता। हाँ, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर हवाई जहाज दिखते ही कहाँ है। उसका सपना भी उसकी देखी सुनी दुनिया तक ही है। पर फिर भी ये एक अलग सपना है, हटके है। और ये सपना देखना भी कितना मुश्किल होगा वहां के माहौल में। काम करने के हालात कैसे हैं वहां? हालात तो बस पूछिए मत, भयावह हैं। परिवार के परिवार, छोटे छोटे बच्चे तक उन तेज आंच वाली कांच की भट्टियों के पास काम करते हैं। कहाँ, मतलब कैसी जगह होती है वो? अंधेरी, बिला हवा रोशनी वाली कोठरियां होती हैं, घुटन भरी। वहीं बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ना, उन्हें गोल आकार देना, चूड़ियां बनाना। ये तो बच्चों के लिए गैर कानूनी होना चाहिए। बिल्कुल गैर कानूनी है। कानूनन सख्त मना है, पर कौन देखता है? कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। करीब 20,000 बच्चे इस काम में लगे हैं, ऐसा अनुमान है। 20,000? और उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता होगा? सोचिए, लगातार अंधेरे में बैठकर उस तेज भट्टी की रोशनी को घूरना। नतीजा,
आंखें अंधेरे की आदी हो जाती हैं और अक्सर जवानी तक पहुंचते पहुंचते आंखों की रोशनी चली जाती है। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक है। बिल्कुल। लेखिका जब मुकेश के घर जाती हैं, उसका भी वर्णन काफी परेशान करने वाला है। हाँ, वो रास्ता, बदबूदार, कचरे से भरी तंग गलियां, घर भी बस नाम के, टूटी फूटी झोपड़ियां, हिलते हुए दरवाजे, खिड़कियां नहीं, इंसान और जानवर साथ साथ। लेखिका इसे आदिम अवस्था कहती हैं। और मुकेश का अपना घर? वो भी एक आधा अधूरा सा छप्पर ही है। एक कोने में सूखी घास का चूल्हा, और वहां खाना कौन पका रहा है? मुकेश की भाभी। हाँ, एक दुबली पतली सी युवती, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी। उम्र कम है पर 3 पुरुषों की जिम्मेदारी है उस पर। पति, देवर मुकेश और ससुर। आंखें धुएं से भरी हैं पर फिर भी मुस्कुराती है। लेकिन जैसे ही घर के बड़े पुरुष आते हैं। हाँ, मुकेश के पिता के आते ही वो फौरन लंबा सा घूंघट कर लेती है। रिवाज है। और पिता, उनकी क्या स्थिति है? वो भी बेचारी गरीब, चूड़ी बनाने वाली ही हैं। पहले दर्जी का काम भी करते थे, पर सालों की मेहनत के बाद भी न घर ठीक करा पाए, न बेटों को स्कूल भेज पाए। बस एक ही चीज सिखा पाए, चूड़ी बनाना। हाँ, वही कला जो असल में उनके लिए एक मजबूरी है, एक जाल है। घर में दादी भी हैं, उनका नजरिया कैसा है? दादी का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो इसे किस्मत मानती हैं, अपना कर्म। कहती हैं, ये चूड़ी बनाने का काम तो भगवान ने दिया है हमें, हमारी जाति की यही नियति है। मतलब वो मान चुकी हैं कि कुछ बदल नहीं सकता। हाँ, वो बताती हैं कि उनके खुद के पति भी चूड़ियों पर पॉलिश करने वाली धूल से अंधे हो गए थे, पर वो कहती हैं कि हम चूड़ी बनाने वालों की जात में पैदा हुए हैं, इस परंपरा को तोड़ नहीं सकते। ये भाग्यवादिता उन्हें उसी दरीबी में फंसाए रखती है। और यहीं वो पूरा दुष्चक्र साफ नजर आता है। बिल्कुल। गरीबी, फिर उदासीनता, फिर लालच बिचौलियों का, साहूकारों का, और फिर अन्याय व्यवस्था का। जाति का कलंक तो है ही, ऊपर से कर्ज का बोझ। किनका कर्ज? साहूकारों का, बिचौलियों का, और फिर पुलिस वाले, कानून के रखवाले, बाबू, नेता, सब जैसे एक जाल बुने हुए हैं। ये लोग उसी में फंसे। कोई उन्हें निकालने वाला नहीं? कोई नेता? कोई नहीं है। और अब शायद उनमें संगठित होने का या कुछ अलग करने का साहस भी नहीं मचा है। डरते हैं। हाँ, डरते हैं कि अगर आवाज उठाई तो पुलिस पीटेगी, झूठे केस में जेल भेज देगी। इसलिए बस गरीबी का रोना हर घर में सुनाई देता है। लाचारी है। इसी माहौल में वो सविता का जिक्र आता है, एक छोटी बच्ची। हाँ, वो दृश्य बहुत मार्मिक है। सविता, एक छोटी सी लड़की, फीकी गुलाबी फ्रॉक पहने एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी है, और उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे हैं। क्या कर रही है वो? कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, इतनी तेजी से जैसे कोई मशीन हो। लेखिका सोचती हैं, क्या इसे पता भी है इन चूड़ियों का मतलब, इनकी पवित्रता? जो भारतीय समाज में सुहाग की निशानी मानी जाती हैं। हाँ, शायद वो तब समझेगी जब खुद दुल्हन बनेगी। और उसके बगल में जो बूढ़ी औरत बैठी है, उसकी कलाइयों में चूड़ियां तो हैं, पर आंखों में कोई चमक नहीं, कोई खुशी नहीं। सालों की मेहनत और गरीबी ने सब छीन लिया है। वो बड़े दुख से कहती है, एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया। पूरी जिंदगी गुजर गई और पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ। यही उनकी त्रासदी है। तो साफ तौर पर दो दुनियाएं दिखती हैं यहाँ। बिल्कुल। एक दुनिया इन गरीब मजबूर परिवारों की, जाति और गरीबी के जाल में फंसे हुए, और दूसरी दुनिया उन शोषकों की, साहूकार, बिचौलिए, पुलिस, नेता, जो इनका फायदा उठाते हैं। तो अगर हम साहेब और मुकेश को देखें तो क्या अंतर है दोनों में? देखिए, साहिब एक तरह से हार मान लेता है। वो कचरा बीनने की आज़ादी खोकर चाय की दुकान पर बंद जाता है। लेकिन मुकेश सपना देखता है। हाँ, उस निराशा भरे माहौल में भी वो एक अलग सपना देखने का साहस करता है, मोटर मैकेनिक बनने का। भले ही छोटा सपना हो, पर उसमें एक प्रतिरोध है, मौजूदा हालात को न मानने की एक कोशिश। और ये शीर्षक लॉस्ट स्प्रिंग अब बिल्कुल साफ हो जाता है। हाँ, खोया हुआ वसंत। वसंत मतलब बचपन, खिलना, ताजगी, खुशी। और ये दोनों कहानियां दिखाती हैं कि कैसे गरीबी, समाज की बेरुखी, न बदलने वाली परंपराएं और व्यवस्थाएं बच्चों से उनके बचपन का वसंत छीन लेती हैं। शिक्षा नहीं, मौके नहीं, बस जिंदा रहने का संघर्ष। सपने कहाँ पनपेंगे? बिल्कुल, सपने कुचल दिए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं, उनके लिए परीक्षा के नजरिए से मुख्य बातें क्या हुई? देखिए, सबसे जरूरी है बाल श्रम की समस्या को समझना, गरीबी की कठोर सच्चाई को देखना, सपनों का क्या महत्व है ये पहचानना, और उन व्यवस्थागत समस्याओं को समझना
जिनकी तरफ लेखिका इशारा कर रही हैं, बिचौलियों का जाल, प्रशासन की अनदेखी, वो भाग्यवादिता का असर। ये सिर्फ साहिब या मुकेश की कहानी नहीं है। नहीं, ये हमारे समाज के एक बड़े तबके की सच्चाई है। तो संक्षेप में ये कहानियां गरीबी, बाल श्रम, खोए हुए सपने और शोषण के उस चक्र को उजागर करती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। हाँ, और अंत में ये हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या सिर्फ सपने देखना काफी है, जैसे मुकेश देख रहा है? क्या एक व्यक्ति का सपना उस पूरी व्यवस्था को बदल सकता है जिसने उसे जकड़ रखा है? या फिर उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए व्यवस्था में, समाज में भी बदलाव की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। व्यक्तिगत इच्छा शक्ति बनाम सामाजिक ढांचा, असली बदलाव कैसे आएगा? बिल्कुल, ये सवाल पाठक के मन में छोड़ दिया गया है।